क्या लगता है अमेरिका का ये बयान देना कि बराह रास्त मैं मुलविस नहीं हूँ इस जंग में, ईरान वर्सेस इसराइल जो जंग हो रही है, तो क्या वाकई वो मुलविस नहीं है? तो दोनों ममालिक के नुकसान की जब आप बात करते हैं तो फिर बेसिकली पहला नुकसान इंसान की जान का है। क्या ये मामला 2-3 दिन में हो जाएगा रिजॉल्व या फिर ये आगे बढ़ता जाएगा? अगर ये आज जंग बंद हो जाती है और मामला नॉर्मल हो जाते हैं तब ईरान को 2 से 3 साल लगेंगे पुराने वाली स्टेज पे आते हुए। क्या पाकिस्तान को भी इससे खतरात हैं? क्या अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। WM न्यूज़ अप के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आकाश इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वस्ता के 2 अहम तरीन ममालिक में जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ इजराइल है जिसके पास सुपर पावर्स का साथ है, टेक्नोलॉजी है और तमाम तर सहूलियात हैं, तो दूसरी तरफ है ईरान जिस पर सेक्शंस लगी हुई हैं और इल्ज़ामात हैं। तो क्या इस जंग के बारे में आगे क्या होने जा रहा है, क्या रद्द अमल होगा और मशरिक़ वस्ता पर इसके क्या रात होने जा रहे हैं और ईरान का अब आगे क्या फ्यूचर है, इस तमाम तर सिनेरियो पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर तज्जियाकार और सीनियर जर्नलिस्ट मोहतशिम तरीन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, बगैर किसी तमहीद की तरफ अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको क्या लगता है अमेरिका का ये बयान देना कि बराह रास्त मैं मुलविस नहीं हूँ इस जंग में, ईरान वर्सेस इसराइल जो जंग हो रही है, तो क्या वाकई वो मुलविस नहीं है या फिर वो बैकडोर जो है वो रास्ता अपना रहा है कि मेरी तरफ कोई हमला ना हो और वाकई वो मुलविस है? नहीं, वो बेसिकली तो वो जो एक टर्मिनोलॉजीज होती है ना, गुड कॉप बैड कॉप की, तो वो इस वक्त वो गुड कॉप बनने के लिए उसकी जो लास्ट ट्वीट आई है जी कल, उसने एक्स पे जो मैसेज दिया है जी, तो उसका जो था उसने कहा जैसे उसने इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर था वो उसको पेंडिंग किया है और उसको रिजॉल्व किया है, तो इस तरह की वो फैसिलिटी इजराइल और ईरान के लिए भी प्रोवाइड कर सकता है। वो कहते हैं कि अगर ये दोनों मिल बैठना चाहें तो हम इस इश्यू को भी रिजॉल्व कर सकते हैं और अमेरिका ने ये सर्विसेज ऑफर की हैं। तो वो इस वक्त वो गुड कॉप बना हुआ है कि जी मैं अच्छा बंदा हूँ, अच्छा बच्चा हूँ, तो मैं ये जंक्शन के चक्कर में नहीं पड़ता, तो टेबल पे बैठ के उनको निगोशिएशन करनी चाहिए। और कल के उसने एक्स के मैसेज में भी ईरान को मैसेज दिया कि जी आप आएं और टेबल पे बैठ के हम इसको इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं। सर, क्या फिर ईरान जाएगा नेगोशिएशन की तरफ? क्योंकि जितना बड़ा हमला किया उसके 14 जो है वो साइंसदान अब तक शहीद हो चुके हैं और बड़ी बड़ी जो उनके पावर्स थी वो भी शहीद हो चुकी हैं, जैसे हुसैन सलामी साहब जो उनके कॉप थे और पासदारानी इनकलाब के, और दूसरी तरफ उनके आर्मी चीफ का शहीद होना कितनी बड़ी अहमियत की बात है। तो क्या ईरान अब इस तरफ जाएगा नेगोशिएशन की तरफ? देखिए, अगर रियलिटी में जाया जाए तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक हो गया। अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि जी वर्ल्ड वॉर का भी तो वो क्या नतीजा निकला था, फिर एंड पे आपने बात ही की ना, डायलॉग ही की है ना, तो आपने बेहतर है कि जी जितना जल्दी आप टेबल पे आ जाएं और निगोशिएशन कर लें तो बेहतर है। बनिस्बत ये कि जी ये भी ईरान भी नहीं रुकेगा तो इजराइल भी नहीं रुकेगा, तो भी बात बढ़ती जाएगी। तो बात बढ़ती जाएगी तो अभी तो ये 3 दिन हुए हैं या 5 दिन हुए हैं, तो ये फिर 50 दिन बाद तो फिर भी तो बैठना ही है ना, ऐसे ही ठीक है, तो फिर भी बैठना ही है। तो वो 50 दिन बाद जितना नुकसान हो जाएगा दोनों ममालिक का, तो दोनों ममालिक के नुकसान की जब आप बात करते हैं तो फिर बेसिकली पहला नुकसान इंसान की जान का है, ऐसे ही है। वो भी तो इंसान ही है ना, जहाँ पे इजराइल पे जहाँ पे ये बमबारी करके मार रहे हैं और इधर भी वो इंसान ही है। तो वो इंसान इतनी जाने ज़ाया करने के बाद आप अपनी अना और उसकी जिद में बैठे रहेंगे कि जी हमने नहीं करना जो हमने नहीं करना, तो अल्टीमेटली तो आप दोनों को आना पड़ेगा, सिर्फ ईरान को नहीं आना पड़ेगा, इजराइल को भी आना पड़ेगा। तो उसके भी बदमाशी के लिए कहीं ना कहीं काउंटर होना चाहिए। तो जब तक ये टेबल का आपका क्वेश्चन था कि जी टेबल पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आना चाहिए उसको। तो आपको क्या लगता है पहल कौन करेगा, ईरान करेगा, इजराइल करेगा? क्योंकि इजराइल एक जैसे कहा जाता है ना कि चौधरी बना हुआ है, उसके वो जब चाहता है जिस पर चाहता है वो हमला कर देता है। पहले फलस्तीन पर उसने जुल्म सितम ढाए हुए थे और अभी भी वो कर रहा है, लेकिन अब उसकी जो है वो ईरान की तरफ नजरें हैं। उसको जोरी, उसका कहना ये था कि जोरी तनसीबात पर हमला किया, उसको हम जोरी ताकत नहीं बनना देना चाह रहे। तो क्या लगता है दोनों में से कौन पहल करेगा नेगोशिएशन की तरफ? अच्छा देखिए, ये जो
चौधराहट वाला, ये बदमाशी वाला जो सिस्टम है ना, ये तो पूरी दुनिया में राइज है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो पावरफुल है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये फार्मूले चलते आ रहे हैं। तो वो क्योंकि पावर में है तो वो जिधर चाहे मुंह उठा के भाग पड़ता है, जिधर चाहे हमला कर देता है वो। तो उसको तो जिसने भी रोकना है, बाई फोर्स रोकना है, तो वो उसकी कैपेसिटी पे आके ही रोकेगा ना, उसके लेवल पे आके रोकेगा। तो उसके लेवल पे तो अभी कोई मुल्क नहीं आया हुआ, ठीक, मतलब ईरान क्या, सऊदीया क्या, पाकिस्तान क्या, तुर्की क्या, सारे तो सर झुकाए खड़े हैं उसके आगे, ठीक। तो उसका मुकाबला कौन करेगा? तो ये तो मतलब अजीब सा फलसफा है कि जी आप ताकतवर को कहें कि जी अपनी ताकत का मुजाहरा ना करे। अच्छा सर, इस पर मशरिक वुस्ता पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, क्या खतरात हो सकते हैं आगे जाकर अगर ये जंग कुछ दिनों में नहीं रुकती? और मेरा ये भी सवाल है कि क्या ये मामला 2-3 दिन में हो जाएगा रिजॉल्व, या फिर ये आगे बढ़ता जाएगा, अभी तूल पकड़ेगा ये मामला? होना तो चाहिए जी, 2-3 दिन में इसको सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक ने कल ऑफर की है दोनों ममालिक को कि जी हम आपके सालसी का किरदार अदा करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि आप देखें ना कि ये वर्ल्ड वाइड ये फनामना बनता जा रहा है। वॉर जो है ना, ये अभी अगर कोई मुल्क ये सोचता है कि ये ईरान और इजराइल की वॉर है, तो जर्मनी कहता है कि जी मुझे क्या मसला है इससे, वो लड़ते रहे मरते रहे, या फ्रांस कहता है या यूके कहता है कि ये इनका मसला है, आपस में लड़े मरे, हमें इससे क्या। लेकिन ये ऐसा इशू नहीं है, इसके असरात ट्रेवल करते हैं और बहुत दूर तक ट्रेवल करते हैं, बहुत सारे मुल्कों को क्रॉस करके वो जाते हैं। अगर इसका आपने अंदाजा लगाना हो तो आप जापान से और जर्मनी से पता कर सकते हैं, वर्ल्ड वॉर के बाद जब उनके साथ जो हुआ था, तो वो देखें कितनी नस्लों ने उसकी कुर्बानी दी है और कितने ममालिक ने उनकी कुर्बानी दी है। बिल्कुल सर, अभी भी हिरोशिमा और नागासाकी पर उसके असरात वो उसका असरात है। तो वो उनसे पूछा जाए कि ये अगर कहेंगे कि जी वो सिर्फ उनके नहीं, उसके साथ साथ सराउंडिंग्स में भी सारे उसके असरात जाते हैं। तो सारे ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन सारे फोकस एक ही पे कर रहे हैं कि जी ईरान को टेबल पे आना चाहिए, बट टेबल पे आने से पहले उसको सारे मुज़ाकरात जो है ना जी वो मानकर उसको बैठना चाहिए। जबकि ईरान कहते नहीं जी मैं अपनी मर्जी के मुतालबात मानूंगा, मेरे भी माने जाएं, कुछ मैं आप लोग के मानूंगा। तो ये वाली कंडीशन पे अभी ईरान अपेरेंटली लग नहीं रहा। अच्छा, आपको लगता है कि ईरान, क्योंकि उसने तो साफ बयान दे दिया कि जब तक जंग जारी है इजराइल, जंग के दौरान जंगी हालात में हम मुज़ाकरात पर नहीं आएंगे। अच्छा सर, क्या पाकिस्तान को भी इससे खतरात हैं? क्या अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है? क्योंकि जो 2011 का एक बयान है नेतन्याहू का, जो वजीर आजम है इजराइल के, उन्होंने कहा था कि हमें जो ताकतें हैं, जोहरी हथियार हैं, वो पाकिस्तान से भी वापस लेनी चाहिए। तो क्या इसके इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं? अच्छा, ये तो देखें ना, ये अगेन जो वो बदमाशी वाला बयान है ना, भाई पाकिस्तान से क्यों लेगा भाई तू? ऐसे ठीक है भाई, तू एटमी हथियार लेके बैठा हुआ है, मतलब इस्राइल के पास है ना, ऐसे तो वो क्यों बना के बैठा हुआ है? ऐसे ही है सर। तो वो कहते हैं कि जी मेरे पास एटमी हथियार हैं, ये हो पड़े और किसी के पास ना हो। ये कैसी फजूल लॉजिक है? पाकिस्तान के पास है तो है, पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाए हैं और वो उसके लेके बैठा हुआ है। तो वो पाकिस्तान का तो वो कुछ ऐसा इशू नहीं है कि जी वो पाकिस्तान की तरफ देखेगा। और अगर किसी को कोई खाम ख्याली थी भी सही, तो ये जो अभी इंडियन और ये हालिया जो हमारा जो इंडिया के साथ हुआ था, उसके बाद मोस्टली दुनिया के कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं कि ये पाकिस्तान, अगर हम कहते थे कि ये भूखा मुल्क है, इसके पास पैसा नहीं है, इसकी आवाम बिखरी पड़ी है, पॉलिटिकल सिस्टम इसका तितर बितर है, तो ये नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन उन्होंने देख लिया है कि जब जंग की बारी आई है तो वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए और पाक फौज के साथ इकट्ठे रहे हैं। अच्छा सर, एक और बहुत अहम पॉइंट है कि इजराइल जैसा मुल्क जिसके पास टेक्नोलॉजी की भरमार है, सुपर पावर उसके साथ खड़ी है, उसने हमला किया ईरान पर, तो लेकिन जैसा ही फिर जवाबी कार्रवाई है ईरान की, उसको आप कैसे देखते हैं कि ईरान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है और इटसेल्फ इजराइल के लिए कितना बड़ा धचका है? देखिए, इजराइल के लिए तो धचका है, लेकिन अब देखें ना कि ईरान का जितना डेंट ईरान को उसने पहले अटैक में डाल दिया था, ठीक, जैसे आप बता रही थी मोहम्मद बाकरी की और हुसैन सलामी की, तो ये दो तो मेजर साइंसदान भी सारे चले गए। तो इसको आप ऐसे देख लें कि एक मुल्क जाता है, वो 1000 फौजी मार देता है, बिल्कुल सही,
ایک اور کہتے ہیں کہ میں نے 1000 فوجی مار دی ہیں، اور وہ ملک آتا ہے جس کے 1000 فوجی مرے ہیں، وہ آ کے میرے ملک کے 2 جنرل مار دیتا ہے، تو کمپیریزن کیا ہوگا؟ بالکل سر. ٹھیک. تو اس میں ایران نے جو ریپلائی کیا ہے وہ اتنا پاورفل ریپلائی نہیں تھا، کیونکہ اس کا ڈیفنس سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے. ورلڈ لیٹسٹ اس کا جو آئرن ڈوم کے نام سے وہ اس کو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارا ہے ڈیفنس سسٹم ہے، وہ اتنا اسٹرانگ ڈیفنس سسٹم ہے کہ یہ پوری دنیا سے وہ سارا کا سارا اس نے چیزیں اکٹھی کر کے تو وہ سسٹم اس نے بلڈ کیا ہے. تو وہ جس کی وجہ سے یہ اس کا وہ اٹیک وہ اتنا فورسفلی نہیں اٹیمپٹ ہو سکا کہ اس کا ڈیفنس سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے. تو وہ تو میچ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ جوہری طاقت بننے جا رہا تھا، کیا واقعی ایران بہت قریب تھا اس کے کہ وہ ایٹمی طاقت بن سکے، اور پھر اتنی بڑے پیمانے پر حملہ کرنا اور 14 سائنسدانوں کو شہید کر دینا اسرائیل کی طرف سے؟ یورینیم انریچمنٹ کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ کیا اس کو پیچھے دھکیل دیا اسرائیل نے؟ کیا جو اس کا مقصد تھا وہ اچیومنٹ کر پایا ہے؟ ہاں جی، اس میں اگین میں سیکورٹی جو اینالسٹ ہیں اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں. سیکورٹی اینالسٹ کہتے ہیں کہ جی وہ، کیونکہ ایران کہتے ہیں کہ جی ہمارے جتنے بھی فوجی جو جنرل شہید ہوئے ہیں تو وہ ہم نے فوراً ریپلیس کر دیا ہے. ٹھیک. تو یہ ریپلیس کرنا اتنا آسان ٹاسک نہیں ہوتا. بالکل. ایٹ لیسٹ اس کو 5 مہینے 6 مہینے لگ جاتے ہیں کہ جی وہ پورے کے پورے سسٹم کو، پورے چینلز کو، پورے جو ویز ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ ہڈن ہولز ہیں، اس کو سمجھنے میں معلوم ٹائم لگ جاتا ہے. ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کسی بھی ملک کا آرمی چیف جب وہ آتا ہے وہ 20-22 سال سروس کر چکا ہوتا ہے، اسی ملک کی آرمی میں سروس کر چکا ہوتا ہے. لیکن جب وہ چیف بنتا ہے یا وہ ISI چیف بنتا ہے تو اس کو 6 مہینے لگ جاتے ہیں اس سسٹم کو سارے سمجھنے میں. کہ وہ 20 سال 25 سال سروس بھی کر چکا ہوتا ہے اسی ادارے میں، لیکن پھر اس کو جب وہ سیٹ پہ بیٹھتا ہے پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ تو ادھر سے ہو رہا ہے، اچھا اس ملک میں یہ پالیسیز ہے. تو یہ تو بڑا ٹف ہے ایران کے لیے اس کو سروائیو کرنا. جو سیکنڈ آپ کا تھا ایٹامک کا، جو سائنسدان انہوں نے کر دیا، تو یہ سائنسدان بیسیکلی یہ سیکنڈ لیئر تک یہ انفارمیشن جاتی نہیں ہے. بالکل. جو سائنٹسٹ ہیں، جو اس کو اینالسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو چیز ہوتی ہے نا وہ صرف آپ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے کریں، اور وہ کرا رہے ہوتے ہیں ایسے ہی. آپ اس کی ایگزامپل کر لیں کہ جی ڈاکٹر قدیر خان کے بعد آپ کے پاس وہ جو چیز اس کے پاس تھی وہ اسی کے پاس تھی. ایسے ہی ہے. بالکل. سیکنڈ لیئر میں کسی کے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی. ایسے ہی ہے سر. تو وہ انہوں نے جو مین لیئر کے جو سائنٹسٹ تھے وہ سارے اڑا دیے. ایسے ہی ہے. ابھی سیکنڈ لیئر والے تو وہ اسپیس پہ آ گئے، سیٹ پہ آ گئے. لیکن ان کو اگین اس سارے کے سارے سسٹم کو پوری کی پوری کیپچر کرنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. یعنی کہ اگر وہ 3-4 مہینے میں بننے والا تھا تو اب اس کو زیادہ ٹائم لگے گا. ابھی جو اس وقت جو اینالسٹ کہہ رہے ہیں، جو سائنٹیفک جو جوہری پروگرام پہ اسپیشلائزڈ ہیں، جو اسپیشلسٹ ڈگری ہولڈرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منیمم 2 to 3 years کا گیپ آ گیا ہے. اگر یہ آج جنگ بند ہو جاتی ہے اور معاملات نارمل ہو جاتے ہیں تب ایران کو 2 سے 3 سال لگیں گے پرانے والی سٹیج پہ آتے ہوئے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 مہینے کا ٹائم ہے. اگر وہ 3 مہینے کے بعد وہ بنا رہا تھا تو اس سٹیج پہ آنے کے لیے اس کو 2 سے 3 سال لگیں گے. اچھا سر، کیا یہ واقعی ہے کہ جو ایران اب رکے گا؟ کیونکہ اس کے تو صاف صاف بیان آ رہے ہیں کہ جب جنگی حالات آپ نے پیدا کر دیے ہیں اور وہ ممبر بھی ہے، آپ اسرائیل کو بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈکلیئرڈ آپ ایٹمی طاقت ہو، تو ہم کس لیے پیچھے رہیں؟ تو کیا جس وجہ سے اسرائیل نے اس پر حملہ کیا ہے تو کیا ایران رکے گا اب ایٹمی طاقت بننے سے؟ دیکھیں، ایران کی رکنے کی بڑی لاجک ریزن ہے کہ وہ رکے گا. اچھا. اس کی لاجک یہ ہے کہ جو اس نے پوری دنیا میں دوست کم اور دشمن زیادہ بنائے. اچھا. مطلب پاکستان کے ساتھ بھی اس کے حالات نارمل نہیں ہیں، OIC میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ اس کے معاملات نارمل نہیں ہیں، اس کے مصر کے ساتھ، اس کے عراق کے ساتھ، اس کے سعودیہ کے ساتھ، اس کے دبئی کے ساتھ، قطر کے ساتھ، کسی کے ساتھ معاملات نارمل نہیں ہیں. اس کے معاملات اگر نارمل ہیں تو انڈیا کے ساتھ ہیں، اس کے معاملات نارمل ہیں تو چائنا کے ساتھ ہیں، اس کے معاملات نارمل ہیں تو روس کے ساتھ ہیں. تو ابھی تک نہ رشین کوئی اسٹیٹمنٹس آئی ہے
ना चाइना की कोई स्टेटमेंट्स आई है, ना इंडिया की कोई स्टेटमेंट्स आई है। ये तीनों मुल्क ईरान के हक में नहीं दे रहे बयान, सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए था जी, ये नहीं करना चाहिए था वो। जबकि पाकिस्तान का जो स्टांस है वो तो वाज़ेह है। यूएन में भी उन्होंने हमारे सफीर ने खड़े होकर बयान ना दिए हैं, फिर कौमी असेंबली में करारदाद पेश किया, मजम्मत किया। तो सोचना पड़ेगा ईरान को कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। और खुसूसन आप देखें अच्छे हालात में तो वो कहते हैं ना कि ये हमारा यहाँ पे जो टिपिकल जो कल्चर है, वो कहते हैं कि आप अगर किसी की खुशी में नहीं जा रहे तो कोई मसला नहीं है, पर उसके दुख में उसके गम में तो लाजमी शरीक होना चाहिए। तो इसकी बेस पे आप देखें ना कि शादियों में लोग नहीं जाते, नाराजगी का इजहार करते हैं, लेकिन खुदा ना खासा की फौतगी हो जाती है तो उस पर सारे जा रहे होते हैं। तो वो जब इस वक्त जो दुखी है वो, ठीक, तो इस वक्त मैंने एक बंदे से कहा, मैंने कहा यार वो बड़ा गलत हुआ ईरान के साथ। कहते हैं हाँ जो गलत हुआ। मैंने कहा जी पाकिस्तान ने क्या किया? कहते हैं जी बयान तो दे दिया। मैंने कहा जी इसको तो बंदे भेजने चाहिए थे, मेडिकल सपोर्ट भेजनी चाहिए थी, वहां पे रेस्क्यू के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करने के लिए बंदे भेजने। कहते उसने क्या किया हमारे साथ? वो हमारे साथ बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, वो जितने भी इंडियन के जो जासूस आते हैं वो सारे के सारे वाया ईरान हमारे पास एंटर हो रहे होते हैं। तो वो हमारे साथ कौन सा वो दोस्त है हमारे साथ, उसने कब हमारा भला किया है? अफगानिस्तान में भी वो हमारे साथ पंगा करता रहे। तो वो लोगों में भी और स्टेट लेवल पे भी ये कहीं ना कहीं ये चीज है कि तो ईरान को सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा कि जी उसको जब उसने एक पावर बनना है, अगर वो चाह रहा है कि जी वो एक सुपर पावर बने और एटमी पावर बने, तो उसको दोस्त भी बनाने पड़ेंगे दुश्मनी के साथ साथ। तो सर इस तमाम सिनेरियो में आप ईरान का फ्यूचर क्या देखते हैं, और इजराइल क्या अपनी जहरियत से जो फलस्तीन पर जुल्म कर रहा है और अब ईरान पर भी इसने हमला किया, तो क्या वो बाज आएगा? यूएन इसको किस तरह देखेगा? यूएन जो है ना जी वो तो अपने मफादात में देख रहा है और वो तो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा जी, यूनाइटेड नेशन ने भी वो मजम्मत ही की है ना, देखिए इतने बंदे मर गए, टारगेट किलिंग हो गई, सारे कुछ हो गया, ब्लास्ट हो गया, जहाज घुस के हमला कर रहे हैं, तो वो उसका तो वो सिस्टम तो नहीं बन रहा, उसकी सपोर्ट तो नहीं हो रही। तो इजराइल ने रुकना है तो वो जब उसको कोई सिग्नल मिलेगा तो वो रुक जाएगा। ऐसे ही है। वो सिग्नल कौन देगा? उसको सिग्नल देंगे भाई साहब बंदे का पुत्र बन जा, ये कुछ नहीं करने लगा, ये बैठा हुआ है तो अभी बंद हो जा। तो वो डायलॉग होंगे कुछ ना कुछ बैकडोर पे, इनके कोई कंटेक्ट्स होंगे, कोई डिप्लोमेसी चलेगी, तो उसके बाद फिर जाके कोई फैसला होगा। रुकने वाला नहीं है वो। ऐसे ही है सर। यानी कि कंक्लूजन निकाला जाए हमारी डिस्कशन का ये है कि ईरान इजराइल दोनों को देखना पड़ेगा और नेगोशिएशन की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि जानी नुकसान जंगों में ज्यादा होता है। और दूसरी तरफ ईरान को भी सोचना पड़ेगा कि दोस्त कौन है हमारा और दुश्मन कौन है। तो ईरान को गौर फिक्र करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज क्योंकि बड़े अरसे से ईरान पे सैंक्शंस हैं। आप देख रहे हैं कि जो ईरान के पास अगर आप इसकी कंपैरिजन करें तो 100 मेरे ख्याल में 60, 70, 80 के करीब जहाज है, फाइटर जेट जो है वो 220-30 पे बैठा हुआ है, और उसके पास वर्ल्ड लेटेस्ट है जी जहाज। इसके पास जो है ना वो 30-40 साल पुराने जहाज है। तो वो इसका जो प्रेसिडेंट था वो भी जहाज के क्रैश में उसकी डेथ हो गई थी, और इसके पास टेक्नोलॉजी वो नहीं है, इसका पर कैपिटा इनकम वो नहीं है, इसके पास दोस्त इसके साथ खड़े होने वाले नहीं है। तो सोचना तो पड़ेगा उसको। यानी कि अगर जंग बंदी करनी है और देखना है, जंग की सूरत में तमाम तर चीजें वाज़ेह हो जाती हैं जब मुश्किलात आती हैं, तो अब ईरान को ये है कि गौर फिक्र करने की जरूरत है कि दोस्त कौन था मेरा मेरे मुश्किल वक्त में और दुश्मन कौन था। तभी जो है वो आगे जोहरी ताकत भी बन सकता है, एटमी ताकत भी बन सकता है, और अपने जो तमाम तर मफादात हैं वो हासिल कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन ये थी आज की हमारी वीडियो। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाशा इकबाल को दी थी इजाजत। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।